हेलो दोस्तों, क्या आपके घर पे पंखा है? सबके घर पे होता है। अगर आपके घर पे एक पंखा है तो आप मुझे बताइए कि वो पंखा इस तरीके से घूमता क्यों रहता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अब ये पंखा रुक गया है और अब ये पंखा चल रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? जब तक आप कारण पता लगाते हो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये होने वाला है इसका वन शॉट वीडियो। ये रिवीजन सीरीज चालू है फॉर फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आएगा, तो इस वीडियो को दबा करके शेयर करना। मैं शुभम झा और स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। मगर दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये आपका फिजिक्स फ्रॉम साइंस वन का रिवीजन सीरीज, और इसके साथ एक चीज और इंटीग्रेटेड है, वो क्या है? एक्सरसाइज सीरीज। तो हम इसमें एक्सरसाइज भी कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, ये वीडियो में तुम देखोगे, तुम पूरा पढ़ लोगे, 1 1.5 घंटे जितने की भी रिकॉर्डिंग हो। उसके बाद एक्सरसाइज आज ही पढ़ेंगे हम। कितने बजे? कितने बजे? यस, 7 बजे पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें आप क्लिक करना और ये कोड का यूज करना, तो वो क्लास आपको फ्री में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, फ्री में मिल जाएगा वो क्लास। उस पर हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर, ये लाइव क्लास क्यों? देखो, सबसे पहले तो ये 100% फ्री है, तो तुम्हारे मन में कोई डिस्कशन, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। और अगर फिर भी तुम्हें आ रहा है तो रियल टाइम में तुम अपने डाउट्स पूछ सको, लेसन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के टाइम पे, इसलिए कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सब समझ रहे हो। ये वाला कोड है शुभम 0011, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आ जाना। और अब शुरू करते हैं। यस बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब बिजली का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक 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 बेसिक, इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्या होता है, ये नहीं, एटम क्या होता है, बताओ मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपको एक दिख रहा है, ये एक एटम है। अब इस एटम को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन। एटम के अंदर दो रीजन होता है, मानते हो? उसमें से एक रीजन कौन सा है? एक सेकंड। एक रीजन जो है उसमें, वो है तुम्हारा न्यूक्लियर रीजन। ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला, ये जो तुम्हारा है ये न्यूक्लियर रीजन है। इस न्यूक्लियर रीजन के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कमेंट में बताना। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन कौन सा होता है तुम बताओगे। ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों को साथ में मिला के न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सब तुमने 9th में पढ़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो तुम्हें टिम 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 बीच में सर्कल दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, और उसमें येलो येलो चीजें दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो येलो येलो है ना, उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये जो पार्ट है तुम्हारा, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया जो हमें जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाद में यही इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, यही हमें हेल्प करने वाला है करंट को प्रोड्यूस करने में। एनीवेज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, लाइक चार्जेस जो होते हैं ना, वो रिपील करते हैं एक दूसरे को। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी प्रोटॉन पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपील करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन देख लो, ये निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन 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 अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये जो अपोजिट चार्जेस है एक एटम के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो बेसिक्स मैंने तुम्हें बता दिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो तुम्हारे चार्जेस है, जैसे कि ये तुम्हें प्रोटॉन दिख रहा है, प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तुम्हारा 1.6 इंटू 10 - 19 ही होता है, देखो, लेकिन ये निगेटिव होता है। मैं क्या मिस्टेक करता था जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड 11th में था, मतलब सब कॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से मैं हमेशा ये मिस्टेक कर देता था। मुझे ये तो पता था कि 1.6 इंटू 10 - 19 ही है, लेकिन मैं क्या करता था, प्रोटॉन को पॉजिटिव रख देता था, रेज टू पॉजिटिव 19, और इलेक्ट्रॉन को रेज टू नेगेटिव 19 कर देता था। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। ये जो है यहाँ पे 10 - 19 ही है, लेकिन आगे पॉजिटिव और निगेटिव है। क्लियर? यूनिट क्या है चार्ज का? कूलम। देखो, चार्ज इज डोनेटेड बाय क्यू, इसको डिनोट हम क्यू से करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है कूलम। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि इसका सीजीएस यूनिट क्या है? चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है? कोई बताएगा मुझे? बताओ बताओ, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है? सोचो, एक बार सोच के देखो कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है। क्या अब तक तुम्हें किसी ने बताया? नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है वो है फ्रैंकलिन। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है? फ्रैंकलिन है। तो सर, करंट का सीजीएस ऐसा यूनिट, अरे देखते हैं बाद में, जब करंट आएगा तब का तब डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? सर, याद कैसे रखूं कि चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है वो फ्रैंकलिन है?
इमेजिन करो कि एक बार आप फ्रैंकीज खा रहे थे, तो फ्रैंकीज से आपको फ्रैंकलिन याद आ जाएगा और आपको जोरदार झटका लगा। चलेगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटम वैटम जो इतना बता रहा हूँ उसके पीछे का रीजन यही है कि मुझे तुम्हें समझाना था व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर वीकली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, गिन के बताना चैट में। विच आर वीकली बाउंडेड, ये जो आउटर, Shell is known as the valence shell, and the electrons found in it are ये called गूगल valence का भी कुछ electrons. नहीं किया जा सकता, गूगल कभी भी बोलने लग जाता है। क्या तुमने सुना हमारे गूगल को बोलते हुए? मैं अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रख देता हूँ, गूगल फिर भी बोलेगा। एनी विच वे, तुम शांत रहो। देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर वीकली बाउंडेड टू न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर की तरफ है वीकली बाउंडेड होते हैं, जो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये वीकली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि ये काफी दूर है, राइट, काफी दूर है। इसके लिए इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर पुल होता है, वो काफी कम होता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी गोल 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 घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहला सवाल उठता है कि सर करंट का मतलब क्या? देखो, कोई भी चीज जो फ्लो कर रहा है, कोई भी चीज जो फ्लो कर रहा है उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। एनीथिंग इन अ फ्लो, जैसे कि ये पानी बह रहा है, राइट, तो इसको हम कहेंगे वाटर करंट। जैसे कि ये जो हवा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विंड करंट बोलेंगे। समझ में आया? कोई भी चीज जो फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलेंगे। तो इसी तरीके से ये एक वायर है, ये एक वायर है, दिख रहा है तुम्हें? एक वायर है, राइट। यहाँ पे तुम्हें एक वायर दिख रहा होगा। इस वायर के अंदर काफी सारे एटम्स होंगे, राइट, क्योंकि वायर जो है वो किसी मेटल से बना हुआ है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अब ये जो एटम्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा, इनके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब वो एक तरफ फ्लो में जाएंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो। डेफिनेशन लिखा है इलेक्ट्रिक करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आई इज इक्वल टू, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन टी। पर यूनिट टाइम मतलब, पर मतलब यूनिट मतलब क्या हो गया? तुम एक ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, ऐसा नहीं। यूनिट मतलब एक ले सकते हो तुम, ठीक है? 1 ले लो, 100 ले लो, इस तरीके से, ठीक है? यूनिट मतलब बेसिकली 1 होना चाहिए, एक होना चाहिए। यूनिट मतलब एक, सिंपल, ठीक है? 100,000 कंफ्यूज मत हो, एक, ठीक है? तो एक सेकेंड, एक घंटा, ठीक है, एक मिनट, इस टाइप का एक। आर यू गेटिंग इट? 100 हजारों वाला एक नहीं, ठीक है? तो वो यूनिट नहीं रहेगा, वो 1000 हो गया। आर यू गेटिंग इट? वो यूनिट मतलब एक। तो पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो यहाँ पे ना चार्ज का फॉर्मूला भी निकल के आता है जो तुम्हें आगे काम आएगा, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये तो तुम्हारा करंट का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम लोग चार्ज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी, बस अरेंज करके। तो ये याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट क्या है? करंट का एम्पियर है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो वो क्या है? बायोट, ठीक है? वो क्या है? बायोट। अब हो सकता है मैंने तुम्हें चार्ज और इसमें कंफ्यूज कर दिया हो, मैंने उल्टा बता दिया हो, तो तुम थोड़ा सा देख लेना, गूगल कर लेना, तुम्हें आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कशन कोई पूछता नहीं सीजीएस यूनिट, बस तुम्हें बता दिया जानकारी के लिए। अच्छा, ये तुमने अगर, तुम्हें अगर पहले किसी ने नहीं बताया तो प्लीज कमेंट करके बताना थैंक यू। ऐसा थैंक यू मत लिखना, कम से कम इतना लिख देना कि हाँ सर पहले किसी ने नहीं बताया, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो हमें ये बता रहा है इन 10 स्टैंडर्ड। ओके, दैट विल बी, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सब ठीक चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच बीच में देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। अब देखो, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, तुम नीचे कमेंट में बताओ कि ए बी सी डी जो भी रहेगा तुम लिख देना, ठीक है? When we can say a thing is good conductor of electricity, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये सवाल पूछा है, तब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? कब हम बोल सकते हैं एक चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? करंट कैन पास थ्रू इट, जब करंट उससे पास हो सकता है। करंट कांट पास थ्रू इट व्हेन इट इज सॉलिड, नन ऑफ द अबव। कब बोल सकते हो तुम? ओडी छोड़ो, ऑफ है वो। जो भी है एबीसीडी लिख देना नीचे, ठीक है? और अगर तुम थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हो तो ये पूरा टाइप कर लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। when we can say a thing is a bad conductor of electricity, कब हम कह सकते हैं कि एक चीज जो है वो bad conductor of electricity है? current can pass through it, current can't pass through it, when it is solid, none of the above। अब इसका क्या होगा बताओ? ये भी तुम नीचे लिख देना, एबीसीडी जो भी है वो लिख दो, या फिर आंसर लिखना हो पूरा तो वो पूरा का पूरा आंसर लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का डेफिनेशन, ये तुमने पहले भी पढ़ रखा है। देखो, गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? अ मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजिली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के एक मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, चार्जेस को फ्लो होने देगा, जैसे कि वायर्स, ठीक है? कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, उसको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर बोलते हैं। गुड कंडक्टर का एक और डेफिनेशन हो सकता है, मटेरियल विद वेरी लेस रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है तुमने नाइन्थ में पढ़ा है,
तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टुवर्ड द फ्लो ऑफ करंट, जिसको आर से दिखाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बैड कंडक्टर की बात करते हैं। अ मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली, एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद के अंदर से पास नहीं होने देता, उसको क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर बोलते हैं। एग्जांपल, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस, जैसे कि लकड़ी, स्ट्रॉ। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल टेक्स्ट बुक चालू होता है। तुम्हारे इस सिलेबस में तीन चीजें पढ़नी है तुम्हें। पहला तुम्हें पढ़ना है एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जिसमें तुम यार वो फॉर्मूलाज पढ़ते हो, कुछ बेसिक फॉर्मूला बनाते हो। उसके बाद तुम्हें जो पढ़ना है वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो काफी बड़े बड़े टॉपिक्स है, काफी आराम आराम से सिखाऊंगा। वीडियो काफी लंबा होगा, देख लेना, ठीक है। एक बार में देखो, दो बार में देखो, तीन बार में देखो, या फिर पार्ट पार्ट में देखो। तुम्हें कंप्लीट करना है बेसिकली, ठीक है। अब देखो एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सबसे पहले ये एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो बैटरी के कारण होता है, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसमें। अरे गेटिंग इट? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये तुम्हें पता है। मान लो कि ये एक बॉटल है, इसके जैसा एक और बॉटल है, इस बॉटल में कम पानी है, इसमें ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, हाई टू लो फ्लो होगा, ये तुम्हें पता है, राइट। और वो भी तुमने 9th में सीखा था। दैट्स द रीजन की पोटेंशियल डिफरेंस की गहराई में हम नहीं घुस रहे हैं। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जब एनर्जी आएगा तब ये बल्ब ग्लो करेगा, मानते हो ये बात? ये जब एनर्जी आएगा तब ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी आएगा कहाँ से? ये बल्ब के, ये बैटरी के कारण आएगा, जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। अब इस बैटरी में एक्चुअली होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी होता है, और इसके अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से चार्जेस फ्लो होते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो एक्चुअली कैसा है, समझा रहा हूं मैं तुम्हें। देखो तुम्हें पता है, इस 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 पर्टिकुलर यहाँ पे एक, मान लो एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कुछ तो वर्क डन होगा। तो तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला तो पता ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पता होगा तुम्हें। ये वर्क डन करने के लिए फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? तुम्हारा ये यूज अप्लाई करेगा ना। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो ये चार्ज मूव कर पाएगा ऊपर? नहीं। और इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वी, ठीक है। तो वी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तुम्हारा जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे जो चार्ज है उसका, तो चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं एक फॉर्मूला बोल सकता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू? सिंपल है ना। 9th में जो वर्क एंड एनर्जी पढ़ा था वहीं से निकाल लो, बस टर्म्स को बदलो। फोर्स कौन दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। मूवमेंट किसका हो रहा है? चार्ज का हो रहा है, मतलब मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? चार्ज का हो रहा है, वी इंटू क्यू। तो क्या यहाँ से वी का फॉर्मूला मिलेगा मुझे? वी का क्या मिलेगा बताओ मुझे? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका, वी, ठीक है, एक बार वी दो बार वी, लेकिन क्यों? आर यू गेटिंग इट? एक बार वी दो बार वी, मगर क्यों? तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इस तरीके से याद रख सकते हो। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अब देखो यहाँ पे इसी कारण से इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होता है, यही वर्क डन होने के कारण, यहाँ से जो पुश मिल रहा है इसके कारण चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा। ये एक्चुअल, ये कन्वेंशनल फ्लो है, एक्चुअल उल्टा होता है। उसमें भी अपने को नहीं जाना, वो 9th का सवाल है, यहाँ पे नहीं पूछा जाता है यूजुअली, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से चार्ज फ्लो होगा, फिर ये तुम्हारा जलेगा। अब हमें यही देखना है, आगे चल के काफी सारी चीजें हमें ड्राइव करनी है, जो हम करते हैं। चलो देखो, वर्क इज इक्वल टू वर्क कंज्यूम्ड इज इक्वल टू हीट जनरेटेड। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तीन चार चीजें मिलेंगी तुम्हें, तो याद रखना। वर्क लिखा हो, वर्क, एनर्जी कंज्यूम्ड, सॉरी वर्क कंज्यूम्ड लिखा है मैंने, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, या फिर हीट जनरेटेड, ये सारी चीजें क्या है? एक्चुअली एक है, ये बात याद रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये तुम्हारा बैटरी है, ठीक है, सारा खेल तो ये बैटरी का ही है। ये बैटरी का मैंने तुम्हें बताया, v इक्वल टू वर्क w अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम कैसे आया ये मैंने तुम्हें पहले बताया। और ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसे तुम बोल सकते हो। या फिर मैंने तुम्हें अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था, और हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला भी था, राइट। अगर तुम पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे हमने अभी ये फॉर्मूला निकाला, w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुम लोग को, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, ये तुम्हारा पावर का फॉर्मूला है। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें दिमाग में घुसाना पड़ेगा। धीरे धीरे घुसाओगे ना, आराम से चला जाएगा। क्लियर? ओके, अभी ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड, मैंने यहाँ पे पीछे तुम्हें क्या बोला? वर्क इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू हीट। तो एनर्जी कंज्यूम को मैं वर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने रिप्लेस कर दिया वर्क अपॉन टाइम, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि तीनों एक ही है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू, डब्ल्यू का फॉर्मूला ऊपर मेरे पास क्या है? वी इंटू क्यू, तो वी इंटू क्यू अपॉन टी। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज करंट।
तो यहाँ पे Q अपॉन टी आ रहा है, जिसका मतलब मैं डाल सकता हूँ I, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी मुझे पता है। तो क्या मुझे पावर का एक फॉर्मूला मिला वी आई, पावर का मुझे फॉर्मूला क्या मिला, वी आई, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो एक मुझे मिल गया है ना। अभी यहाँ पे ध्यान दो, हीट का मतलब क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ये हीट का फॉर्मूला है। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितना पावर लग रहा है तुम्हें कितने टाइम तक, ठीक है। बट हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा पावर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी इंटू आई, सॉरी, वी इंटू आई। तो क्या मैं ये पावर की जगह वी इंटू आई डाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डाल सकता हूँ, इंटू टी। तो एक और हीट का फॉर्मूला मिल गया। देखो हीट का पहला फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, ये सारे, इसको भी ब्रैकेट कर देता हूँ, याद रखो, जो जो ब्रैकेट कर रहा हूँ मैं वो लिख लेना, ठीक है, जो जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ उसको तुम लिख लेना। ये देखो ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये निकल गया। सिमिलरली वर्क का ये एक फॉर्मूला निकला तुम्हारा, और यहाँ पे पावर का एक और फॉर्मूला है, डब्ल्यू अपॉन टी। प्लीज गूगल मत बोलना। ठीक है, चलो। और यहाँ पे एक पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई निकला है, तो ये भी कर लेना। और देखो हमने ये पावर का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया इस पी के जगह पे, तो हमें वी इंटू आई इंटू टी मिल गया। नाउ वी इज इक्वल टू आई आर, ये क्या है, ओहम्स लॉ है, ये क्या है, ओहम्स लॉ है। तो हीट इज इक्वल टू, यहाँ पे v के जगह, यहाँ पे v के जगह पुराने फॉर्मूला में हम आई आर डाल सकते हैं, तो v के जगह हमने आई आर डाल दिया, तो यहाँ पे आई आ गया। तो आई आई दो आई मिलके आई स्क्वायर हो गया आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी, ये तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ये जो आई स्क्वायर आर टी है ना, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो किस्सा यहाँ से शुरू होता है, खाली सब्स्टिट्यूट करते जाना है। v के जगह हमने क्या डाल दिया, यहाँ देखो यहाँ पे w के जगह पे हमने क्या डाला, w के जगह पे हमने ये वाला डाल दिया वैल्यू। उसके बाद हमें ये मिल गया q के जगह ये देखो q अपन i को हमने ये डाल, q अपन t को हमने i डाल दिया। मतलब खाली सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, ये फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। स्टेप बाय स्टेप लिख दो जैसे मैंने लिखा है, और थोड़ा सा बैक ट्रैक करके देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? और अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, 6 फॉर्मूला है टोटल। आर यू गेटिंग इट? खाली 6 फॉर्मूला है, याद कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम आगे जा रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, उसमें हम यही देखने वाले थे, खाली डेरिवेशंस देखना था। अब हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, मान लो कि मेरे पास ये वायर दिख रहा है, तुम्हें ये वायर दिख रहा है, रुक जाओ, मुझे देखने दो, दिख रहा है कि नहीं? ये वायर दिख रहा है तुम्हें, ये मेरे माइक का वायर है। जब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो धीरे धीरे ये गर्म होगा। आर यू गेटिंग इट? धीरे धीरे क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा गर्म होते जाएगा, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जैसे आप अपने चार्जर को लगाते हो, सॉकेट में लगाते हो चार्ज करने के लिए, तो समय के साथ वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होते जाता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफी सिंपल है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये समझने से पहले बहुत जरूरी है कि तुम्हें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो तुम्हारे घर में होता है, तुम्हारे बुक में भी इसके बारे में लिखा है, लेकिन तुम्हारे बुक में सबसे पहले ये वाला लिखा है, एप्लीकेशन के बारे में लिखा है, तो हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो तुम्हारे घर के अंदर जो होता है ना, क्या होता है, 3 वायर्स आते हैं बेसिकली। कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड से आते हैं। तुम्हारे घर के बाहर कहीं पे तो मीटर लगा होगा, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ना, और वहां पे भी इलेक्ट्रिक बोर्ड से आता है। बड़ा बोर्ड होता है, कहीं पे तो होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, जहां से तुम्हारे मीटर में वायर आता है। देख लो इलेक्ट्रिक बोर्ड से कहाँ पे आएगा, तुम्हारे इलेक्ट्रिक मोटर में आएगा। ये मीटर का काम क्या है, ये एक क्या रखता है, मेजरमेंट रखता है, एक ट्रैक रखता है कि तुमने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है। आर यू गेटिंग इट? ये मीटर का काम वो है। अब इस मीटर से तुम्हारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में तुम्हारा क्या आता है, सारा का सारा वायरिंग आता है, ठीक है। तुम्हारा जो करंट है वो मेन तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है। तुम्हारे घर का जो भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा उसमें एमसीबी लगा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। वहां से फिर अलग अलग जगह पे जाता है, अलग अलग जो तुम्हारे घर में बोर्ड होते हैं, बेडरूम में कोई है, फ्रिज के सामने है, तुम मिक्सर यूज करने के लिए एक रखे होगे, ठीक है, टीवी के तरफ कोई एक बोर्ड होगा, तो अलग अलग बोर्ड में जाता है। घर का बोर्ड पैरेलल अरेंजमेंट में होता है, याद रखना, तुमने नाइन्थ में रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा था। तो ये जो तुम्हारे घर का बोर्ड होता है वो कैसा होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल यूज करते हैं उसमें। इसीलिए अगर तुम पंखा बंद करते हो तो ट्यूबलाइट बंद नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? काफी सिंपल है। देखो तुम्हारे घर में जो वायर आते हैं वो 3 टाइप के आते हैं, एक होता है अर्थ वायर, एक होता है लाइव वायर, और एक होता है न्यूट्रल वायर। यहाँ पे जो ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये होता है अर्थिंग का वायर। ये जो है तुम्हारा रेड वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा लाइव वायर है, और एक न्यूट्रल वायर है। अब होता क्या है, लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल वायर से वापस जाता है, इस तरीके से पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। अर्थिंग का वायर क्यों देते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब ओवरलोडिंग वगैरह कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह हो गया, तो बाकी एक्सेस करंट अर्थ पे चला जाए, इसलिए प्रोटेक्शन पर्पज के लिए अर्थिंग वायर होता है। अब याद रखो इंडिया के अंदर जो 230 है, मतलब अराउंड 220 टू 250 वोल्ट के अंदर है, तो लेकिन बेसिकली तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तुम्हारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
यू वोंट बिलीव कि ये बनाने के लिए मैं रात में बहुत देर तक जागा। तो मैं, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, मेरी आंखें थोड़ी सूजी सूजी सी लग रही होंगी, क्योंकि यार अभी मैंने इसको पूरा बनाया और उसके बाद मैं इसको पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे ये डालना है, ठीक है। एनी विच वे, चलो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, हम रिवीजन कोर्स ले रहे हैं, हम थोड़ा फट 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 जा रहा है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, अर्थिंग और इसके बीच की बात नहीं हो रही है। लाइव और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है, याद रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हम सबसे पहले बात करेंगे ये बल्ब की। अब ये बल्ब अगर तुम देखोगे, तो ये बल्ब के अंदर इस तरीके के कॉइल होते हैं। इस बल्ब के अंदर कैसा होता है, देखो, सबसे कॉइल्ड कॉइल होता है। कॉइल्ड कॉइल मतलब क्या होता है कि पहले जो तुम्हारा कॉइल है वो इस तरीके से कॉइल है, ठीक है। ऑलरेडी जो वायर है वो इस तरीके से कॉइल है, ऑलरेडी ऐसे कॉइल है। अब ये कॉइल्ड वायर का भी इस तरीके से कॉइल्ड है, समझ रहे हो। तो रिकॉइल्ड वायर बोल, रिकॉइल्ड वायर बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो इसके अंदर वो जो कॉइल होता है बेसिकली, वो किस चीज से बना होता है, यहाँ पे देखो। ये जो होता है, ये जो कॉइल होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, और इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। अब ये जो टंगस्टन है, ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये काफी ज्यादा गर्म होगा, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के कारण करंट को जल्दी फ्लो नहीं होने देगा, तो ये बहुत ज्यादा गर्म होगा और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और वही हीट के कारण क्या होता है, ये ग्लो होता है। आर यू गेटिंग इट। वही हीट के कारण क्या होता है, ये ग्लो होता है। इसके अलावा सुन लो, अगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए इसके अंदर काफी सारे गैस भरे जाते हैं, कुछ गैस भरे जाते हैं, इनर्ट गैस भरे जाते हैं। तुम्हें नीचे कमेंट में बताना है कि वो इनर्ट गैस कौन से, क्लियर। तो यहाँ पे गैस होता है जिसके कारण ये मतलब ऑक्सीडेशन ना हो इसका, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये इतना गर्म होता है और हीट इमिट करता है, सिंपल। तो क्या लिखोगे तुम, जो एक बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, टंगस्टन का वायर होता है जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस इतना। और हाई रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है, ये हीट को इमिट करता है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तुम्हारे बुक में दिया है वो दिया है तुम्हें यार, इलेक्ट्रिकल हीटर। अब इस इलेक्ट्रिकल हीटर में भी देखो, तुम इस तरीके से देख सकते हो कि इसके अंदर भी कॉइल है। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसके अंदर भी कॉइल है। ये जो बॉडी होती है, ये मिका की बॉडी होती है। किसकी होती है, मिका। और इसके अंदर जो कॉइल है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो वो उसकी भी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और उसका भी हाई रेजिस्टेंस है। इसके कारण ये भी बहुत गर्म होता है और तुम्हें हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे तुम अपना काम कर ले, सिंपल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे बुक में शॉर्ट सर्किट के बारे में भी दिया है। बेसिकली शॉर्ट सर्किट होता कब है, जब तुम्हारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, यहाँ पे लाइव है और ये न्यूट्रल है। ये जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, करंट फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है। वेरी सिंपल, जो मैंने बोला है उसको लिख लेना, इतना ही है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट भी समझ में आ गया, जब लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तुम देखो ना यार, तुम दो तार लो और ऐसे ऐसे करके देखो, वहां पे क्या होगा, स्पार्क आएगा, तुम्हें स्पार्क दिखेगा। ये क्या है, यही शॉर्ट सर्किट है, सिंपल। शॉर्ट सर्किट मतलब कोई दुनियादारी का बहुत बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक फ्यूज भी है। अब बेसिकली इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, व्हाइट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर तुम देखोगे बीच में, तो बीच में एक वायर होता है। बीच में क्या होता है, बेसिकली एक एक वायर होता है। ये जो तुम्हारा वायर होता है, व्हाइट कलर से दिख रहा है अभी, ठीक है। ये जो तुम्हारा वायर होता है, ये वायर बना होता है टीन या लीड से। किससे बना होता है, ये टीन या लीड से बना होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। पीछे हमने जो भी देखा, उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या थी, काफी ज्यादा थी। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट अप्लायंसेस बाय अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। तो मान लो कि ये जो फ्यूज है वो मेन बोर्ड के पास लगा होगा, या फिर जहां पे भी लगा होगा, वहां पे अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ गया। क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट आ गया। तो ऐसे केस में जब बहुत ज्यादा करंट आएगा, तो ये क्या करेगा, ये इसमें से बहुत करंट पास होगा, तो हीट ज्यादा जनरेट होगा। अगर हीट ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी कम है, तो ये फट से पिघल जाएगा। और जैसे ये पिघलेगा, जैसे ये पिघलेगा, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी। सर्किट ब्रेक हो जाएगी, तुम्हें बाकी चीजें बच जाएंगी, जिसमें अगर ज्यादा करंट आता तो शायद आग लग सकता था, वो शायद जल सकता था, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। जूल इज अ यूनिट ऑफ, जूल किस चीज का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तुम लिखना जूल फोर्स, जूल एनर्जी, जो भी तुम्हें लगता है वो लिख देना। एक और सवाल है, सवाल नहीं, अब दूसरा टॉपिक है। देखो, अब हम जा रहे हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी टॉपिक लिए बहुत बड़ा है, इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स है। इस चैप्टर में तुम्हें तीन चीजें पढ़नी है, तुम टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना। अब हम तीसरी चीज की तरफ जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, लेकिन हम कुछ सिंपल सिंपल चीजों से जाएंगे आगे। जैसे पहली बेसिक जो हमें देखनी है कि मैग्नेट क्या होता है। तुम्हें पता है मैग्नेट, इस तरीके की चीज को मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अगर मैग्नेट के लाइक पोल्स हो, जैसे साउथ साउथ,
या फिर नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के सामने लाओगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर भेजेंगे। इज इट राइट? तो मैग्नेट के दो पोल्स को अगर आप नजदीक लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर तुम अपोजिट पोल्स लाओगे, अपोजिट जैसे साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, तो वो दोनों क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये सिंपल है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर लाइक पोल रिपेल ईच अदर। क्या तुम्हें ये पता था? अगर पता था तो नीचे लिखो यस। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर एक मैग्नेट को मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ तो जो मुझे मिलेगा वो फिर से एक मैग्नेट मिलेगा। मतलब टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर यहाँ पे भी मैं इसको बांटता हूँ तो फिर से मुझे दो मैग्नेट ही मिलने वाला है। मतलब टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये तो बेसिक हमें जानना था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक मैग्नेट के आजू बाजू में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिंपल, एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इसके अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक चीज आएगा या फिर दूसरा मैग्नेटिक चीज आएगा तो ये वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। दैट इज मैग्नेटिक इस एरिया के अंदर, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वैसे ही मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी होते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। राइट, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। लेकिन इनसाइड अ मैग्नेट ये हमेशा कैसे जाता है, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट करना है। समझ रहे हो? ये इस तरीके से कंप्लीट होगा ना, ऐसे गोल घूम के गोल घूम के। ओके, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सिंपल, ऐसे कुछ चीजें हैं जो देखते हैं हम आगे। देखो, ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। अगर ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, अब देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे गया। अब सर्किट कंप्लीट होने के लिए ऐसे जाएगा ना अंदर, तो साउथ से नॉर्थ कहा जाता है मैग्नेट के अंदर। देखो, दे आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है, देखो आसपास है, बहुत नजदीक नजदीक, और कर्व है ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम। ठीक है, अगला क्या है, स्ट्रॉन्गर एट पोल्स। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कहाँ पे होते हैं, पोल्स की तरफ होते हैं। तुमने नाइन्थ में या एट्थ में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि मैग्नेट के आसपास आयरन फिल्म्स डालो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये आएंगे पास में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो, कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये हमें करना है। अब देखो, मान लो कि ये एक सर्किट है, बेसिकली यहाँ पे स्विच बंद है, दिख रहा है, ये स्विच बंद है, मतलब यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगा। राइट, ये सर्किट ब्रेक हो रहा है तो ये करंट फ्लो नहीं होगा। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, तो ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, आराम से रुका हुआ है। द मोमेंट मैंने इसमें क्या किया, स्विच को कनेक्ट किया, तो अभी क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है। छोटा वाला निगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव करंट जा रहा है, तो हमारा नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है, साउथ नीचे जा रहा है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमने क्या किया, ये इधर पॉजिटिव था इधर निगेटिव था, हमने इधर पॉजिटिव कर दिया इधर निगेटिव कर दिया, हमने क्या किया, पोलैरिटी को बदल दिया। द मोमेंट हम पोलैरिटी को बदल देते हैं, करंट इधर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। अब नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है। देख रहे हो दोनों में फर्क दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है दोनों में फर्क। हाँ, ऐसा क्यों हुआ ये हमें जानना है। ये एक साइंटिस्ट ने भी पता किया था। और इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट में कोई तो असर हो रहा है। मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी मैग्नेट है? मतलब यार बेसिकली एक मैग्नेट डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा, ये नॉर्थ नॉर्थ, मतलब यहाँ पे साउथ होगा तभी ये नॉर्थ उसके पास जा रहा है। अरे ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है अपोजिट। और यहाँ पे नॉर्थ है इसलिए ये जा रहा है। मतलब क्या यार इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म आता है क्या? तो बिल्कुल आता है, वही हमें पता करना है। और ये देखो, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसी चीज को समझने के लिए कि यहाँ पे जो एक स्ट्रेट कंडक्टर था, इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कैसी हो रही है, इसी चीज को समझने के लिए हम कुछ करने वाले हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट है, दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा सा काला रखा है, द रीजन इज दैट कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें अच्छे से दिखाना था, और ये व्हाइट बैकग्राउंड में इतना सही नहीं लग रहा था। ओके, अभी देखो, ये एक सर्किट है बेसिकली। इस सर्किट में यहाँ पे एक प्लग की है, अगर तुम देख पा रहे हो प्लग की है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाया है। ये एक एमीटर है जो करंट को मेजर करेगा, तुमने ये सब नाइन्थ में पढ़ा है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर एक लाइन है, मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मतलब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट यूज करते हैं यहाँ पे, मतलब हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बीच में ना एक कार्डबोर्ड बोल सकते हो तुम लगा दिया है, या फिर मैंने क्या किया है, एक कोई तो चीज रख दिया है बेसिकली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं आयरन फिलिंग्स रख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आयरन फिलिंग्स रखूंगा और इसको मैं चालू कर दूंगा। द मोमेंट मैं इसको चालू करूंगा तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगी।
सर्कुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे। इससे मुझे क्या समझ में आता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में जिसमें से करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके आसपास ऐसे गोल गोल क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मतलब ये मान लो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। मुझे इससे ये चीज समझ में आता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसका डायरेक्शन मतलब यार ये इस तरीके से घूम रहा है या फिर इस तरीके से घूम रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से सुनना, राइट हैंड थंब रूल। भैया ये तुम्हारे भाई का हाथ है, ठीक है? ये तुम्हारे भाई का हाथ है, ठीक है? देखो, अगर तुमने करंट को इस तरीके से पकड़ा है और तुम्हारा जो थंब है वो डायरेक्शन दिखा रहा है करंट का, दिख रहे हो तुम? येलो से तुम्हें दिख रहा होगा कि येलो से दिख रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इधर दिखा रहा है तुम्हारा थंब। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसके बगल में जो ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हुआ है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वो कैसे होगा? तुम्हारा कर्ल्ड फिंगर के हिसाब से होगा। ये जैसे तुम्हारा कर्ल्ड फिंगर इस तरीके से अंदर जा रहा है ना, तो उस तरीके से तुम्हारा कर्ल्ड फिंगर होगा। तो देखो, थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको कैसे लिखोगे? इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड and if your thumb shows the direction of the current, then your curled finger will give the direction of magnetic field। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, एकदम सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वही यहाँ पे हमें पता है डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर है, नीचे है। डायरेक्शन ऑफ द करंट नीचे है, तो हमें अगर नीचे है डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो कर्ल्ड फिंगर इस तरफ से दिखा रहा है, हमें इस तरीके से दिखा रहा है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, सिंपल, काफी सिंपल है। डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरफ रखा, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कर्ल्ड फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट दिखाएगा। अब आगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैं करंट करंट बोल रहा हूँ तब से, सॉरी। फिर तो याद रखना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। मान लो अगर हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक सर्कुलर लूप लेते हैं, तो क्या होगा हमें ये देखना है। अभी ध्यान से देखो, मान लो एक वायर है, इस वायर को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है, सिंपल ना, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। अब ये स्विच फिलहाल बंद है, जैसे इसको मैं चालू करूंगा तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे ये बंद है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको चालू करूंगा तो करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, और ये मेरा सर्कुलर लूप बनाया मैंने उस वायर से, ठीक है, इसलिए मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया। अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब ये करंट फ्लो होगा तो मुझे पता है आसपास क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चारों तरफ गोल गोल जनरेट होने वाली है, ये मुझे पता है। अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें दो होल किया और उसको अंदर से पास किया है। ये पी है, ये क्यू है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, और जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। हमें राइट हैंड थंब रूल पता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने अपना फिंगर रखा, देखो इस तरीके से मैंने हाथ रखा है, तुम देख सकते हो। वो तुम्हें क्या बता रहा है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, मेरी उंगलियां जिस तरफ फोल्डेड है उस तरफ जा रही है, राइट। और यहाँ पे जो करंट नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारी वो इस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे गोल गोल घूम के जा रही है। मैंने यहाँ पे उल्टा दिखा दिया, तुम यहाँ पे ध्यान दो, एक सेकेंड। ये देखो, ये इस तरफ जा रही है, राइट, ये किधर जा रही है, ऐसे जा रही है। ओके, ये ऐसे जा रही है, सिंपल। तो ये सर्कुलर लूप में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट था, मैंने तुम्हें बता दिया, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बस हमें ये देखना है कि करंट का डायरेक्शन किधर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब ये इस तरफ से जा रहा होगा और ये इस तरफ से जा रहा होगा, तो इस तरफ यहाँ पे अगर सिंपल अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल रहेगा, इधर तुम्हारा साउथ पोल रहेगा, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना तुम करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब अगर तुम रेडियस को बड़ा करते जाओगे, मतलब यहाँ पे इधर करंट बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे करंट, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होते जाएगा, सिंपल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलोनॉइड। अब सोलोनॉइड क्या होता है, ये होता है तुम्हारा सोलोनॉइड, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया है, व्हेन अ कॉपर वायर इज बाउंडेड इन अ चेन ऑफ लूप, ये ऐसे लूप की तरह बनाया है, कॉपर वायर इज बाउंडेड इन अ चेन ऑफ लूप लाइक अ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग के जैसा दिख रहा है। इट इज कॉल्ड एज अ सोलोनॉइड, इसको हम क्या कहते हैं, एक सोलोनॉइड कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी यहाँ पे बंद है, जैसे मैं इसको चालू कर दूंगा, ये बटन देखो बंद था, इसको जैसे ही मैंने चालू किया तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें पता है सर्कुलर लूप में, जैसे पीछे हमने देखा कि ये सर्कुलर लूप में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस तरीके से यहाँ पे भी इसके, ये भी सर्कुलर, ये भी लूप ही है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, चारों तरफ करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। देखो, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर।
अब यहाँ पे सोलोनॉइड के अंदर जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो सारे एक दूसरे से पैरेलल होगी। इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अगर तुम कहीं पे भी अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखोगे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी रैंडम पॉइंट पे, तो हर जगह क्या होगा, सेम रहेगा। ये याद रखना, इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम रहेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ टर्न्स। अब जितना तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे यहाँ पे, उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने वाला है। काफी सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर तुम बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। बार मैग्नेट हैज डैश पोल्स। काफी सिंपल सा चिंदी सा सवाल पूछा, राइट? तुम आसानी से बता सकते हो। अ हॉर्सशू मैग्नेट हैज डैश पोल्स। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया सवाल, अभी भी तुम आसानी से बता सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखूंगा ये वाला क्वेश्चन, तो मैं बिल्कुल देखने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ बार मैग्नेट इज हाईएस्ट एट द पोल्स। ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक लंबा चौड़ा सा बड़ा सा पॉइंट है जिसका नाम है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये जो तुम्हें ए बी दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, ये लंबा चौड़ा सा, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेसिकली। ये तुम्हें जो दिख रहा है एक हॉर्सशू मैग्नेट है, उसके अंदर ये रखा है, तो इसी को बोलते हैं इसके। अब इसके ऊपर कुछ आएगा ना, एक सेकंड रुक जाओ, मतलब समझो इस बात को। जब इसमें से करंट जाएगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उस कंडक्टर की। यस, ये मैग्नेट के पास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर कुछ तो असर होगा, राइट? तो यही वहां पे लिखा हुआ है, देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बेसिकली हमने दो स्टैंड लिया है, उस दो स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया है, इधर एक मैग्नेट लगा दिया, और इस स्टैंड पे हमने क्या किया है, एक वायर लगाया है, बेसिकली एक सर्किट बनाया है। यहाँ पे हम उसमें से करंट पास कर रहे हैं, और यहाँ पे एक की डाला है हमने, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ। जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है अक्सर। ठीक है, यहाँ पे से एक बटन है जो चालू रहेगा बेसिकली। अभी देखो ध्यान से तुम लोग, जब यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा तो ए बी के अंदर, यहाँ पे ए बी में करंट का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स है। देखो, करंट इन इज डाउनवर्ड इन वायर ए बी। ए बी में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। इट विल एक्सपीरियंस आउटवर्ड फोर्स। तो अभी क्या होगा, ये जो तुम्हारा वायर था ना, ये जो तुम्हारा वायर है ये वाला, ये ऐसे बाहर की तरफ जाने वाला है बेसिकली, ये इस तरीके से बाहर की तरफ जाने वाला है। आर यू गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहाँ पे भी कुछ करंट है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ निगेटिव है, हमने बदल दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर निगेटिव कर दिया। आर यू गेटिंग इट? अब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव अपवर्ड हो गया। करंट इज अपवर्ड इन वायर ए बी। वायर ए बी में करंट अब ऊपर की तरफ है। जब करंट ऊपर की तरफ है, इट विल एक्सपीरियंस अ इनवर्ड फोर्स। तो अभी ये जो तुम्हारा वायर है ना, ये इस तरीके से अंदर की तरफ जाने वाला है। इज इट सिंपल? किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो एक बात हमें समझ में आया कि डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज करने से, अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर कुछ तो असर हो रहा है, कभी वो अंदर की तरफ जा रहा है, कभी वो बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कब अंदर की तरफ जाएगा, कब बाहर की तरफ जाएगा? और यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो यहाँ पे आता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काफी सिंपल है, तुम यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि तुम्हें डायरेक्शन ऑफ द करंट तो पता ही है, राइट? इस केस में भी तुम्हें डायरेक्शन ऑफ द करंट पता था कि ये नीचे की तरफ है, इस केस में तुम्हें पता था ऊपर की तरफ है। तो अगर तुम्हें डायरेक्शन ऑफ द करंट पता है तो उसको तुम किससे दिखाओगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट किससे दिखाओगे, मिडिल फिंगर से, ऐसे ऐसे, आई मीन टू से ऐसे। ठीक है, मतलब मान लो ये कंडक्टर है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, मेरी तरफ से देखो, तो ये अगर नीचे की तरफ मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, करंट कैरिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मुझे जो ये मेरा मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, उस तरफ है। और फोर्स ऑन द कंडक्टर, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर ये मेरे को थंब देगा। सिंपल, फोर्स ऑन द कंडक्टर थंब देगा। मिडल फिंगर मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिडल फिंगर मुझे क्या देगा यहाँ पे, ये मिडल फिंगर नहीं, इंडेक्स फिंगर, सॉरी। और ये जो मिडल फिंगर है क्या देगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, देखो बोलते बोलते काफी बार ऐसा मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, तुम थोड़ा सा ध्यान देना, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। अभी सीन कैसा, पूरा का पूरा एक बार में रिकॉर्ड करना है, तुम इमेजिन करो। आर यू गेटिंग इट? पूरा का पूरा एक बार में रिकॉर्ड करना है, थोड़ा बहुत बोलने में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे ध्यान दो। मिडल फिंगर जो है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है, ये जो इंडेक्स फिंगर है वो तुम्हें क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, और ये जो तुम्हारा थंब है फोर्स ऑन कंडक्टर दे रहा है। तो मान लो कि ये वाले केस में अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर है, नीचे है, नीचे है, तो अगर तुम इस तरीके से रखोगे, लाइक तुम्हारा लेफ्ट हैंड रूल ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके से रखोगे तो तुम आसानी से देख सकते हो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर आउटवर्ड आ रहा है, बाहर मेरी तरफ आ रहा है। तुम रख के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिंपल। ओके, ये हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सीखना है इलेक्ट्रिक मोटर।
ये सीखने के पीछे का रीजन एक ही है कि हमें इलेक्ट्रिक मोटर सीखना है। इलेक्ट्रिक मोटर में मैं तुम्हें उतना सब कुछ इस कंटेंट में दे दूंगा, इस लेक्चर में दे दूंगा कि तुम पूरा का पूरा लिख सकते हो, ठीक है। और यही छाप देना है हूबहू, बिल्कुल टेंशन लिए बिना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे अबाउट प्रिंसिपल, फिर हम बात कर रहे होंगे अबाउट कंस्ट्रक्शन, फिर हम बात करेंगे वर्किंग की, एंड फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। काफी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। अभी जो हमने लंबा चौड़ा जो पीछे पॉइंट पढ़ा था ना, ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यही है तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखो, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, अच्छा पहले मोटर है क्या वो देख लेते हैं। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसको मोटर कहते हैं। जो एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे तुम्हारा पंखा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है, गोल गोल घूमता है, मशीन है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर एक मोटर है बेसिकली, तो वो मोटर हो गया। अभी ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो पीछे हमने पढ़ा था, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स। तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। डायग्राम तुम इमेजिन कर सकते हो, ये रहा। देखो, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक आर्मेचर कॉइल चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो ABCD क्या है, एक आर्मेचर कॉइल है। आगे मैंने सबके लिखा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ लिखा है, तो तुम देख लेना। एक आर्मेचर कॉइल है ABCD, ठीक है। और तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्थ और साउथ दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। सिमिलरली तुम्हारे पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, यहाँ पे देखो यार, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, ठीक है। यहाँ पे किधर गया स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे R1 R2 तुम्हारा दो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो, ठीक है। एंड तुम्हारे ब्रशेस है B1 और B2, दो ब्रशेस है, ये कम्यूटेटर को दबा के रखते हैं। इसका काम क्या है, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम क्या है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। और यहाँ पे एक एक्सेल है, ये दिख रहा है तुम्हें एक्सेल, और एक सर्किट है, बैटरी है, ये सब तुम्हें पता ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से लेगा और उसको ऐसे गोल गोल घूम के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब देखो, ये जो एक मैग्नेट है, इसके आजू बाजू में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और वो कहाँ से ट्रेवल करेंगे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट जाएगा तो इसके अंदर भी कुछ तो प्रोड्यूस होने वाला है। देखो बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो, ये वाला सारा तुम्हें याद कर लेना है, यही तुम्हें लिखना है एग्जाम में। आर्मेचर कॉइल, अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर बाउंडेड ऑन अ आयरन कोर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप to form an armature coil ABCD. A large number of tons of insulated wire wounded on an iron core of rectangular shape form an armature coil. तो ये armature coil कैसे बनता है, कॉपर वायर इसमें बाउंडेड है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर वगैरह, ठीक है, सिंपल। जो पढ़ रहा वही है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तुम्हें पता ही है। आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन पोल्स ऑफ पीसेस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में ये प्लेस्ड है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, इट कंसिस्ट ऑफ हेल्प्स R1 एंड R2, इसके अंदर दो हेल्प्स होते हैं R1 R2, हमने पीछे देखा, ऑफ मेटालिक रिंग। द एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल इज कनेक्टेड टू दिस रिंग। ये जो तुम्हारा आर्मेचर कॉइल है, देख लो यहाँ से जो आर्मेचर कॉइल है यहाँ पे आ रहा है, ये R1 और R2 के रिंग को कनेक्टेड। इज इट सिंपल? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल, इसका काम है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, मतलब ऐसे गया उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। ब्रशेस का काम क्या है, टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर यूज्ड टू प्रेस द कम्यूटेटर। कार्बन ब्रशेस होता है, ये कम्यूटेटर को दबा के रखता है, स्प्लिटिंग कम्यूटेटर के ऊपर होता है। बैटरी का काम क्या है, सप्लाइज द करंट टू द सेल। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो पॉइंट लिखे हैं मैंने, तुम्हें ये पॉइंट याद रखना वर्किंग ऑफ मोटर में। देखो, अभी काफी मेरे को लग रहा है लैग वैग तो नहीं आ रहा, तुम्हें लैग नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, AB will experience a upward force, जो तुम्हारा AB होगा, AB will experience a upward force, CD will experience a downward force। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे ही मतलब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से AB में अपवर्ड के डायरेक्शन में करंट है, और नीचे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ऊपर की तरफ आएगा, लाइक दिस। इमेजिन ऐसे करो कि ये तुम्हारा करंट है, बेसिकली ये ABCD है। तो ये क्या हो रहा है, इधर देखो, ये बंदा एक मेरी तरफ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, और एक तुम्हारी तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, एक अपवर्ड आ रहा है और एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस तरीके से ये घूमेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, ए विल एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स एंड CD विल एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब उसमें से करंट पास होगा तो। नाउ कॉइल विल गेट एट 90 डिग्री। अब इमेजिन करो कि ये इस तरीके से घूम रहा है, एक पॉइंट आएगा जब ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, राइट। Contact between C brush will break at 90 degree, but the coil will rotate due to inertia. अब इमेजिन करो कि ये जो कॉइल है वो इस तरीके से खड़ा हो चुका है, यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। जब ये इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का जो कांटेक्ट है, ये टूट जाएगा, ये कांटेक्ट टूटेगा। लेकिन जो तुम्हारा ये है वो इनर्शिया के कारण ऐसे घूमता रहेगा।
but contact between C brush will commutator, यहाँ पे commutator and brush will break to 90 degree at 90 degree, but the coil will rotate due to inertia. Coil changes the direction. अब जो तुम्हारा coil है, जो तुम्हारा ये coil है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि उस प्लेट एंड कम्यूटेटर के कारण. CD will experience अपवर्ड फोर्स. और जब ऐसा होगा तो देखो अब ये तुम्हारा इस तरफ आ गया, पहले देखो AB इस तरफ था, ठीक है, और CD इस तरफ था. अब तुम्हारा AB इस तरफ आ चुका है और CD इस तरफ आ चुका है. ऐसे केस में क्या होगा, अब CD अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये डाउनवर्ड, ये अपोजिट होने वाला है, राइट. अब ये अपोजिट होने वाला है, तो देखो CD विल एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स एंड AB विल एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ से उल्टा, ठीक है. आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल विल अगेन कम एट नॉर्मल पोजीशन. अब फिर से आधा रोटेशन होगा सिमिलरली, ठीक है, और जो कॉइल है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा. तो तुम्हें बस इतना ही लिखना है. आर यू गेटिंग इट? सिंपल. यहाँ पे देख लो, ए बी ऊपर की तरफ कर रहा है, सीडी नीचे की तरफ कर रहा है, कॉइल 90 डिग्री पे आ रहा है, कांटेक्ट टूट रहा है, ठीक है, इनर्शिया के कारण घूमते रह रहा है. फिर से वो डायरेक्शन बदल रहा है, सीडी अब उल्टा हो गया. सीडी किधर है, अपवर्ड था, अभी यहाँ पे डाउनवर्ड था, यहाँ पे अपवर्ड हो गया. ए बी ऊपर अपवर्ड था, नीचे डाउनवर्ड हो गया. और अभी हाफ रोटेशन के बाद फिर से कॉइल नॉर्मल हो जाएगा. इतना ही लिखना है तुम्हें वर्किंग में, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है. आर यू गेटिंग इट? मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा बस ये वाला है. मुद्दा जो है ना यहाँ पे ये वाला स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का, वो देख लो. वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर आधा रोटेशन के बाद स्प्लिट रिंग विल गेट रिवर्स एंड करंट डायरेक्शन आल्सो गेट रिवर्स. जो स्प्लिट रिंग है वो रिवर्स हो जाता है, करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है. हेंस हेंस कॉइल विल कीप ऑन रोटेटिंग, और इसी कारण से कॉइल रोटेट होते ही रहता है. काफी सिंपल है, राइट. एक बार पीछे देख लेना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा कंफ्यूज करने के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन क्या है ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? दिस मोटर्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक appliances like mixer, blenders, refrigerator, washing machine. These motors are used in electric fan, hair dryers, record player, tape recorders and blowers. These motors are used in electric car, rolling mills, electric crane, electric lift and train, electric trains. तो ये सब मैंने रीड कर दिया, थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब इनमें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वॉशिंग मशीन क्या होता है, राइट, फ्रिज क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है. तो हमने 80% सिलेबस कवर कर लिया है अब तक, और ये जो रिकॉर्डिंग है वो 46 मिनट पार हो चुकी है. तो मैं 46 मिनट से कंटिन्यूसली बरबर किए जा रहा हूँ एंड डोंट आस्क, मतलब. चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में. गैल्वेनोमीटर इस साल तो रिड्यूस्ड है, मगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए एट टाइम कि गैल्वेनोमीटर क्या है. तो देखो, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट. ये एक डिवाइस है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों को मेजर करता है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि कितना करंट है, और अगर करंट तुम्हारा इस तरफ जा रहा है तो तुम्हें ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर तुम्हारा करंट इस तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्ट इस तरफ हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, करंट का डायरेक्शन भी बता रहा है कि करंट किस तरफ जा रहा है. इज इट वेरी सिंपल? अब आगे बढ़ते हैं. तुम्हें पता है एक मैग्नेट जो होता है उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तुम्हें मैंने बताया पहले भी. अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा जो आखिरी टॉपिक है यहाँ पे, आखिरी बोल सकता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेकिन उससे पहले एसी डीसी भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, डोंट वरी. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है बेसिकली, कि मैग्नेटिज्म के कारण जब तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें. अब देखो, ये एक बार मैग्नेट है और ये एक सोलोनॉइड है बेसिकली, ठीक है. इस सोलोनॉइड के आसपास जब मैं मैग्नेट को घुमाऊंगा, इस सोलोनॉइड के आसपास जब मैं मैग्नेट को घुमाऊंगा, और यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जो मुझे करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा और मुझे डायरेक्शन बताएगा. तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि आसपास जब मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ तो शायद इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है. जब मैं आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ तो शायद इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है. क्या बोल रहा हूँ मैं? इंड्यूस हो रहा है, और उसका डायरेक्शन भी दिखा रहा है मुझे. आगे बढ़ते हैं. जब भी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा इन कंडक्टर, यही तुम्हें मैंने बताया. थोड़ा सा आगे सुनो. करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. करंट को लाने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो. इसी चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इतना सिंपल बताया, तुम्हें समझ में आ गया होगा. देखो अभी ये वाले डायग्राम में देखो क्या हो रहा है बेसिकली. जब मैं इसको, यहाँ पे देखो, ये एक सोलोनॉइड है और ये एक तुम्हारा कॉइल है. अभी इसके अंदर जब मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पे से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, बी से तुम्हें दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा है छोटा सा, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर है. ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो मुझे पता चल रहा है कि जब मैं यार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, जब मैं आसपास एक कंडक्टर के कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है. सिमिलरली मान लो
कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आगे पीछे कर रहे हैं बेसिकली। देखो ये थोड़ा पीछे फिर आगे किया, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मूविंग द कॉइल। मैं आपकी बार क्या कर रहा हूँ, सोलोनॉइड मूव कर रहा था मैं, अब मैं कॉइल को मूव कर रहा हूँ, कॉइल को आगे पीछे लेके जा रहा हूँ, और इसको मैंने रोक के रखा। तो इससे भी क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुद्दा मेरा क्या निकला, मुद्दा मुझे, और एक और केस है, देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द करंट। जब मैं यहाँ से करंट को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये समझ में आया कि जब भी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो करंट इंड्यूस होगा इन द कंडक्टर। अब देखो, आइदर तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। देखो ये मैग्नेट है मान लो, इधर देखो, ये मान लो एक मैग्नेट है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉइल को लेके आ रहा हूँ, जा रहा हूँ सर्किट को, नीचे गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा जो चेंज हो रहा है। अब मान लो कि मैं मैग्नेट को हिला रहा हूँ, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण जब एक कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये सारी तरीके से तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब आगे बढ़ो, माइकल फराडे। अब यहाँ पे यार थोड़ा सा ये गड़बड़ गड़बड़ हो गया, इसको इग्नोर करना। ऐसे गड़बड़े कैसे हो जाते हैं, डोंट नो, ठीक है। तो माइकल फराडे, जाने दो, लेट इट बी। माइकल फराडे, फराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन उन्होंने दिया था, और क्या कहते हैं, whenever the number of magnetic lines of force passing through a coil changes, current induced in the coil। मैग्नेटिक लाइंस पास जो होता है एक करंट का, एक कंडक्टर के अंदर से, एक कॉइल के अंदर से, वो जब चेंज होगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे प्ले करता है इंडक्शन के लिए। तो कैसे, मतलब कुछ यार कुछ तरीके याद रख सकते हैं, कुछ तरीका जो हमें याद रहेगा कि लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट इंडक्शन के लिए यूज होता है। तो एक सेकंड, ढूंढना पड़ेगा। इज देयर एनी वे सर, कि मुझे याद रखना है सर कि लेफ्ट हैंड रूल जो था वो किसके लिए था, वो था नॉर्मल करंट के लिए, ठीक है, वो नॉर्मल करंट के लिए था। और जो फ्लेमिंग्स वाला है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, राइट वाला जो है, राइट हैंड रूल है, वो इंड्यूस्ड के लिए है, इंड्यूस्ड के लिए है। कैसे याद रखूंगा मैं, तो इसको कुछ तो जुगाड़ बिठाओ दोनों में, और तुम याद रखो, लेफ्ट वाला नॉर्मल करंट के लिए होता है, राइट वाला तुम इस तरीके से याद रख सकते हो, इंड्यूस्ड को तुम किसी चीज से सब्सटीट्यूट कर लो, लाइक इंडियन, ठीक है। तो हम जो इंडियन लोग हैं वो हमेशा राइट ही होते हैं, आर यू गेटिंग इट, हम जो इंडियन लोग हैं हमेशा राइट होते हैं, तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हें याद रहेगा। अब देखो ये भी सिंपल है, तुम्हारा जो थंब है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर बता रहा है, वहां पे क्या बता रहा था, फोर्स ऑन द कंडक्टर बता रहा था, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर बता रहा है। तुम्हारा जो इंडेक्स फिंगर होता है बीच वाला, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है, वहां पे भी वही था। और यहाँ पे नीचे जो है वो करंट की जगह क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है, दैट्स इट। वहां पे करंट था, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट है, बाकी कुछ बदला नहीं, खाली यहाँ पे मोशन ऑफ द कंडक्टर आ गया है, फोर्स ऑन द कंडक्टर की जगह। सिंपल है। और तुम कैसे याद रखोगे, हम इंडियन लोग हमेशा राइट ही होते हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ करंट हो सकते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एसी और डीसी मोटर के, जनरेटर के बारे में पढ़ना है। तो दो टाइप के करंट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट करंट, जो फ्लो करता है इन वन डायरेक्शन, ऐसा सीधे 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 जा रहा है वन डायरेक्शन में, मतलब इसको इस तरीके से समझो, जो तुम्हारा डायरेक्ट करंट होगा वो ऐसे सीधा फ्लो होगा, ठीक है। अगला होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो इस तरीके से अपने आप को पीरियडिकली रिपीट करता है, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। करंट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करते रहता है, एसी करंट बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें समझना है एसी जनरेटर। सर डीसी जनरेटर क्यों नहीं समझा रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारा डीसी जनरेटर है भाई साहब, वो काफी हद तक इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा ही है, तो तुम वो आसानी से कर सकते हो। बस यहाँ पे मुद्दा समझ लो, वहां पे डायरेक्ट करंट जनरेट हो रहा है, तुम कर लोगे। एसी में तुम्हें समझा देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, और इसका वीडियो बंद होने वाली है। चलो देखो, एक डिवाइस जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको जनरेटर कहते हैं। उल्टा है मोटर का, ठीक है। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा, उसी के प्रिंसिपल पे तुम्हारा जनरेटर काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा एक जनरेटर का मैंने डायग्राम बनाया है, तुम सभी चीजों को देख सकते हो। ये तुम्हारा ये क्या है, दो बार मैग्नेट, ये दो मैग्नेट है, यहाँ पे तुम्हारा आर्मेचर कॉइल है, यहाँ पे रिंग दिख रहा है, यहाँ पे ब्रशेस है। देखो ये अरेंजमेंट देखो तुम ध्यान से, एक ऊपर है एक नीचे है, अल्टरनेट है, एक ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डाला है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है, कुछ ज्यादा नहीं बदला है। आर्मेचर कॉइल का डेफिनेशन वही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वही है। स्प्लिट रिंग कमिटेड consist of halves R1 and R2 of metallic ring. Ends of the armature coil is connected to the ring, same to same. Brushes, two carbon brushes B1 and B2 are used to press the commutator. Simple.
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम है, दैट डजंट मीन कि हमें पढ़ना नहीं है। देखो, व्हेन द आर्मेचर कॉइल एबीसीडी रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सुन लो पहले पूरा। थस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। यहाँ पे इमेजिन करो कि ये जो है ऐसे सब गोल गोल घूम रहा है। ये जब गोल गोल घूमेगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कट होंगी, मतलब चेंज होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर ये वाला जो एबीसीडी आर्मेचर कॉइल है इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इसका डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता चलेगा। और वो तुम्हारा इस सर्किट में फिर फ्लो होने वाला है। अब देखो, फर्स्ट हाफ रोटेशन में जो ये करंट होगा तुम्हारा B1 से फ्लो होगा मान के चलो, ठीक है, तो यहां से ऐसे जाएगा। और सेकंड हाफ रोटेशन में तुम्हारा करंट यहां से फ्लो होगा, तो अल्टरनेटली हो रहा है, इसीलिए इसको एसी करंट कहते हैं। चलो देखो, एसी जनरेटर और एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे, द करंट the current flows through the brush B1 in one direction in the first half revolution and in B2 in the next half revolution. In the reverse direction, the process is repeated. Therefore, the induced current produces of alternating nature. काफी सिंपल है। देखो, जो मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में B1 से करंट जाएगा और सेकंड हाफ जो रिवॉल्यूशन होगा या रोटेशन जो भी बोलना है तुम्हें, रिवॉल्यूशन बोल लो, उसमें तुम्हारा B2 से जाएगा। इसीलिए जो करंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अल्टरनेट नेचर का हो रहा है। पहले इधर से आ रहा है, दूसरी बार इधर से आ रहा है। सिंपल। तो अल्टरनेट नेचर में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर कहते हैं, क्योंकि ये एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब डीसी में क्या होगा, ये डायरेक्टली यहीं पे कनेक्टेड होगा, ठीक है, और डायरेक्टली करंट फ्लो होगा और मुद्दा सेम रहेगा, ठीक है। ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कटेंगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होगा, जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल से तुम निकाल लोगे। आई थिंक कि यार मैं जितना भी बेस्ट दे सकता था ये समझाने के लिए मैंने दे दिया है। सारा नोट्स तुम्हारे पास है, तुम एक दो बार वीडियो को देख लेना चाहिए। तो वीडियो को इतना जल्दी जल्दी खत्म करने के पीछे का रीजन ये है कि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 1 घंटे में सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखा है, लेकिन 1 घंटे में कवर हो गया, दैट डजंट मीन कि हमने टाइम पास किया है। मैं बिना रुके 3 बार पानी पी करके, अब 3 बार हो गया, 3 बार पानी पी करके मैंने सब कुछ समझा दिया है ना। मुझे तुम लोगों से बस एक ही उम्मीद है, और मुझे नहीं पता तुम ये सेशन पूरा का पूरा कब देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तुरंत आज ही देख रहे हो, कल देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो। लिटरली मेरी हालत खराब हो गई है बनाने में, ठीक है। देखो तुम्हें वेरी ऑनेस्ट, मेरी ना हालत खराब हो गई थी ये पीपीटी बनाने में। एक एक एलिमेंट को बनाना पड़ा है, ठीक है, हर एक चीज को टाइप करना पड़ा है, और चीजों को समराइज करना बहुत मुश्किल होता है। देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे तुम्हारा ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा नोट से तीन तीन बुक खोल करके मैं बैठा था कि सबसे सिंपल वाला डेफिनेशन कहाँ से उठाऊं। फिर उसको अपने वर्ड्स में मैंने और सिंप्लीफाई किया है, और फिर डायग्राम्स वगैरह डाला है कि विजुअल्स ज्यादा हो और तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। एंड ये जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके बैठा था, इसके पीछे का रीजन यही है कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, सारे के सारे एक्सट्रैक्ट किए हैं, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस होने वाले हैं। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि तुम यार अच्छे से पढ़ो। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज 7 बजे हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि क्या एक्सरसाइज कर लेने से, खाली एक्सरसाइज कर लेने से इज इट सफिशिएंट, खाली एक्सरसाइज कर लेना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं बस एक ये वीडियो देख करके और एक्सरसाइज करके, तो इस साल के भी होंगे, अगले साल के भी होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मुझे नहीं पता तुम ये वीडियो आज देख रहे हो, आज से 1 महीने बाद देख रहे हो, 2 महीने बाद देख रहे हो, या फिर तुम अगले एकेडमिक ईयर के बच्चे हो जो ये वीडियो देख रहा है, बट ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा रखो, ये तुम्हारे काम का है। इतना जल्दी, इतने अच्छे से किसी ने नहीं बताया होगा। आई कैन बेट ऑन इट, इतना जल्दी एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया होगा। और नीचे लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके इन्हीं बीच में तुम्हें इस क्लास को जाके देखना है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा तुम्हें। ये जो सेशन है वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तुम्हें बस ये वाला कोड डालना है, तुम फ्री में अनलॉक कर लोगे क्लास। 1 घंटे का वो भी क्लास होगा, उसमें सारा एक्सरसाइज पूरे एनर्जी के साथ डिस्कस करेंगे। 2x स्पीड पे देख लेना, अपना टाइम बचाना। ये कोड याद रखो, शुभम 0011। इस वीडियो को ना यार हर एक महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे तक पहुंचा दो। आर यू गेटिंग इट? महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दो, कि मतलब किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे ड्यू टू कोविड-19, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, बस इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। ये बहाना नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग इट? देखो, दुनिया वाले बोलते रहेंगे, उनका काम है कहना, ठीक है। दुनिया वाले बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। तुम अपना काम करो, छोड़ो ना ये सब फालतू का रोना।
आर यू गेटिंग इट? शायरी अच्छी नहीं है, मगर ये फालतू का रोना छोड़ दो, तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। इसी के साथ आज मिलते हैं 7 बजे। लेक्चर पूरा का पूरा 1 घंटे का ही बना है, ठीक है? मेरे को लगा था ज्यादा होगा, लेकिन जल्दी 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 खत्म कर दिया। जितना भी 10th स्टैंडर्ड के इस टेक्स्ट बुक में था, मैंने सभी चीजें समराइज कर दी है, तुम्हारे लिए डाल दिया है। रिकॉर्डेड या लाइव जो भी हो, ये कोड का यूज करके, ये वाला कोड का यूज करके तुम आ जाना। नीचे लिंक डाल दूंगा मैं, और जो भी लगा तुम्हें इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके प्लीज बताना। तुमने पूरा देखा या नहीं लिखा देखा, ये भी कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच। और जो भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है आगे चल करके, वो भी बता देना। तो ये पूरा एक सीरीज है जिसमें पहले फिजिक्स, अगला जो लेक्चर आने वाला है वो हीट पे आएगा, हीट पे आएगा। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, स्पेस मिशन, ठीक है? उसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे, ईवीएस करेंगे, तो पूरा एक सीरीज चालू है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। इस कोड को यूज करके आ जाना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं देखूंगा, ठीक है, कि तुम आए कि नहीं आए, मैं तुमसे पूछूंगा। चलो, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखना। और हाँ, कीप स्माइलिंग, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लो, सब आसान है। चलो।